are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. Students, हमने क्लास 10th का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ी थी और प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की भी स्टडी कर ली थी। स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में आज जो हम सेशन करेंगे इसमें उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं आपस में रिएक्ट करते हैं। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसकी वेटेज बहुत हाई है। ठीक है, तो अपनी पेन नोटबुक लेकर बैठिए ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें एंड फाइनली बोर्ड एग्जाम्स में आप उसकी रिवीजन अच्छे से कर सकें। इस चैप्टर के एंड तक आते आते आई एम श्योर कि आप लोगों को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स काफ़ी ईजी लगेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आगे आपको और कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको डिफ़िकल्टी आ रही है और आपको समझना है। मैं उसकी भी वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से रीस्टार्ट करते हैं अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जर्नी को। आज के टॉपिक हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट के साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो पढ़ा ही होगा, जिसके अंदर हम एटॉमिक नंबर से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। आई होप आप सब लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आती है। जिन बच्चों को नहीं आती तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, मैं एक बार बिल्कुल ब्रीफ में उसको बता देती हूँ। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाती है, क्योंकि ये टॉपिक उसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं पहले देखिए। अगर आपको कोई भी मेटल दिया गया है या कोई भी एक एलिमेंट दिया गया है, मान लीजिए मैंने आपको सोडियम दिया और आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बच्चों? एटॉमिक नंबर। अगर उसका एटॉमिक नंबर है, हमारा क्या होता है, सोडियम का 11 होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? हमारे पास बहुत सारे शेल्स होते हैं जिसमें पहला होता है K, फिर L और फिर M, ऐसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो पहले शेल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं, सिर्फ 2 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, फिर L शेल में हम मैक्सिमम 8 भर सकते हैं। मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? 8। तो अगर मैं इनको टोटल करूं तो ये हो गया मेरा 10 हो गया। एटॉमिक नंबर है हमारा 11। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, और या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होते हैं ना एक स्टेबल एलिमेंट में, इसीलिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए। कितने बचे? एक और बचा, तो वो कहाँ जाएगा? वो यहाँ जाएगा। इसमें भी इसकी कैपेसिटी भी एम शेल की भी 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने तक की है, लेकिन हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा ना, तो हम 1 लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस इतनी सी बात है। एक और देख लेते हैं, नॉन मेटल का ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन। उसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 17 होता है। ठीक है, तो यहाँ भरेंगे हम 2, यहाँ भरेंगे हम 8, तो हो गए ये 10। कितने बचे? 7। तो इसका जो है एम शेल में आएगा 7। समझ में आ गई बात? क्या मैम फुल्ली फिल्ड भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, जैसे कि इनर्ट गैसेस का। फॉर एग्जांपल अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर तो 2 ही होता है, तो फर्स्ट शेल ही फुल्ली फिल्ड हो गया, है ना, यानी कि हम इसका कहेंगे ड्यूप्लेट जो है वो उसका फिल्ड हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से आपके लिए बात करूं नियॉन की, ठीक है, नियॉन की, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 10, तो यहाँ आएंगे 2 और यहाँ आएगा 8, तो इसका क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं हम इस टॉपिक पे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अब आप इनर्ट गैसेस में देखिए, इनर्ट गैसेस में इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। आर्गन भी ले सकते हैं, आर्गन जिसका 18 होता है। ठीक है, तो उसका भी क्या है? 288 बन जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीटली फिल्ड है।
इस वाले शेल को, जो ये आउटर शेल्स होते हैं इनके, ठीक है, आउटर शेल्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वैलेंस शेल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इन्हें, वैलेंस शेल्स कहते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इनकी वैलेंस शेल कंप्लीट है। अगर इनके पास सब कुछ है, सब कुछ का मतलब वैलेंस शेल कंप्लीट है, तो क्या ये रिएक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, इन्हें जरूरत ही नहीं है किसी भी इलेक्ट्रॉन की। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, आपके लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी कि ये रिएक्ट ही नहीं करते, इन्हें जरूरत ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं इस मेटल की बात करती हूँ और इस नॉन मेटल की बात करती हूँ, इनका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है। इसे क्या है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसे भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये क्या करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे। जैसे कि आप लोग एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत करते हो ना, तो यही चीज़ है कि ये भी पूरी मेहनत करते हैं कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, ठीक है। तो इसी मेहनत के लिए फिर ये क्या करते हैं, जैसे मान लो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, हटा दे, तो बन जाएगा 2 8, फिर हो गया, है ना। और अगर मैंने यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो भी हो जाएगा। लेकिन आप बताओ क्या आसान है, 1 को लूज करना या 7 को गेन करना। 1 को लूज करना ज़्यादा आसान है, एनर्जी कम लगेगी। तो ये क्या करते हैं बच्चों, जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये रिएक्ट करेंगे। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि सोडियम मेटल जिसका हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, और इसका ऑक्टेट हो जाएगा आपका 28, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 28, ठीक है। मैम इसमें पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर इसलिए आया क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं ना स्टेबल एलिमेंट में, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10, लेकिन प्रोटॉन्स तो 11 है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पूरा है। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इन आयंस को हम लोग कहते हैं कैटायंस, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ लिखेंगे हम सोडियम कैटायन, ठीक है। अब अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, नॉन मेटल, अब इसमें देखेंगे 7, तो ये तो गेन कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, आसानी से 2 8 8 बना लेगा, है ना। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, जबकि प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 हैं। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, ये क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। ये है आपका 287, ये है आपका क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन जिसका हो गया 288। तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं एनायंस, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, एनायंस कहते हैं। कैटायन एनायन समझ में आ गया, लूजिंग गेनिंग समझ में आ गया। अब ये दोनों क्या करते हैं, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। अब हमें इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाना है। अगर जो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन वो ही है जो सोडियम दे रहा है, तो है ना, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा ना, वो कहीं तो जाएगा, वो क्लोरीन ने कैच कर लिया, यानी कि गेन कर लिया। तो इनके बीच में कुछ बॉन्डिंग बन सकती है, बन सकती है, देखते हैं कैसे बनेगी, ठीक है। आई होप आप सब लोग अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे, है ना, ठीक है। तो हमारा जो सोडियम था, ये है सोडियम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये है क्लोरीन, इसके पास में मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, यानी कि ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर कर रहा है ये अपना इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, और इसके पास भी इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। तो इसके पास आ गया नेगेटिव, या फिर हम इसे कह सकते हैं NaCl, यानी ये हमारा क्या बन गया, कौन सा कंपाउंड बन गया, सोडियम
क्लोराइड। ये कौन सा कंपाउंड बन गया? सोडियम क्लोराइड। यानी कि जब एक मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। और वो कौन सा कंपाउंड होता है? हमारा आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक, क्योंकि दो आयंस से मिलकर बनता है ना, दो आयंस से मिलकर बनता है, इसीलिए हम उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में अगर हम कहें कि बॉन्ड्स जो है वो किससे जुड़े हुए होते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं बॉन्ड, ठीक है। और उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड समझ में आ गया? बस जिसमें ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, आयंस बनते हैं, उसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। एक कोवलेंट कंपाउंड भी होता है, कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, जो हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ते हैं। आई होप कई बच्चों ने वो पढ़ भी लिया होगा, उन्हें पता होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ उसे जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उसकी ना शेयरिंग होती है। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन मकसद एक है, ऑक्टेट कंप्लीट करना, या फिर अगर फर्स्ट शेल है तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करना, यानी कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस शेल होने चाहिए, तभी वो एलिमेंट जो है रिएक्ट करेगा। और उसी के बेसिस पे उसकी रिएक्टिविटी भी डिपेंड करती है। कोई एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा, है ना, और उससे भी ज़्यादा करेगा जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो रिएक्टिविटी जो है लेने और देने यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। समझ में आ गई बात? तो चलिए अब हम लिखते हैं आपका आयनिक कंपाउंड और रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी, इज इट्स टेंडेंसी, उसकी टेंडेंसी है टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल, कि वो अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करे, ठीक है। जो उसकी टेंडेंसी मतलब उसकी कैपेसिटी, उसकी कितनी शक्ति है कि वो अपना वैलेंस शेल को कंप्लीट करे, वो उसकी रिएक्टिविटी को डिसाइड करती है। आगे हम बढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन पे। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? The compounds formed by transfer of electrons from metals to non-metals। metals से non-metals तक जाते हैं ना, from metals to non-metals and forms ions। The compounds formed by transfer of electrons from metals to non-metals and forms ions, that compounds are known as ionic compound। For example NaCl, है ना। एग्जाम्पल में आप लोग NaCl दे सकते हैं, जिसमें कि Na जो है वो आपका कैटायन है और Cl जो है वो आपका एनायन है, ठीक है। आई होप इतना अब आपको क्लियर हो गया कि मेटल नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। आसान था, है ना, कोई मुश्किल नहीं था। एक और हम आयनिक कंपाउंड कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाए। फिर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे, है ना, हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे आयनिक कंपाउंड की, ठीक है। तो दूसरा आयनिक कंपाउंड हम लोग बनाते हैं NaCl के अलावा MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। सबसे पहले हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। 282 होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 12, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, तो ये क्या बना लेगा? लूज करके 2 पॉजिटिव बना लेगा, 2 पॉजिटिव बना लेगा, यानी इसकी हो जाएगी अब 2 8 हो जाएगी। और ये हो गया हमारा मैग्नीशियम कैटायन, ये हो गया हमारा मैग्नीशियम कैटायन। ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन की लूँ तो इसकी 287 होती है, और क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना लेगा नेगेटिव आयन, जिसकी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 288। तो इसे हम कहेंगे क्लोराइड एनायन, ठीक है। तो ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो अब हम क्या करें? तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे मैग्नीशियम है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक क्लोरीन और यहाँ पे एक क्लोरीन, 2 जगह मैं क्लोरीन ले लूँ, ठीक है, 2 जगह मैं क्लोरीन ले लूँ, और ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाए यहाँ
और ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाए यहाँ, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाए यहाँ, तो इससे क्या होगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, Mg2 पॉजिटिव, Cl के पास क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी कि 2Cl हमने लिया नेगेटिव चार्जेस का, तो यानी कि हमारे पास क्या बन गया, MgCl2। समझ में आई ये चीज किस तरीके से बॉन्डिंग हुई है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके, यानी कि 2 Cl बॉन्ड को इन्होंने बॉन्डिंग बना ली 2 क्लोरीन एटम्स के साथ, ठीक है, तो बन गया हमारा MgCl2। आई होप अब आपको आयनिक बॉन्ड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आयनिक कंपाउंड का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स को ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, इनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट, क्योंकि हमें सारे नाम पता होने चाहिए ना, एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स और फिर इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। रिएक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो पहली प्रॉपर्टी है इसका फिजिकल नेचर, यानी कि ये किस तरीके से दिखते हैं, कैसे होते हैं। तो पहला तो मैं इसमें ये बोलूंगी कि दे आर सॉलिड्स, ये क्या होते हैं, आपके सॉलिड्स होते हैं। दूसरा दे आर हार्ड, ठीक है, ये हार्ड होते हैं। तीसरा दे आर ब्रिटल, कि मैम हार्ड भी है और ब्रिटल भी है, मतलब ब्रिटल में मैंने आपको बताया था नॉन मेटल्स की जब फिजिकल प्रॉपर्टी करवाई थी कि जो नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, उन्हें हम ब्रिटल कहते हैं। मतलब कि अगर हम उन्हें किसी चीज़ से बीट करते हैं तो वो ना तो थिन शीट बना रहे हैं ना ही वायर, वो क्या हो रहे हैं, उनका चूरा हो जाता है, यानी कि दे ब्रेकअप इनटू पीसेस, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर ब्रिटल मीन्स दे break into pieces, they break into pieces when pressure is applied on them, when pressure is applied on them। क्या फिजिकल नेचर समझ में आ गया, फिजिकल नेचर अच्छे से समझ में आ गया, इतनी सी बात है, सिंपल सी है ना। धीरे छोटा छोटा करके अगर हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ भी आएगा और हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रिटेन भी रहेगा, ठीक है। अब हम करते हैं आपका नेक्स्ट सेकंड कि दे हैव इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट को मैं MP और बॉइलिंग पॉइंट को मैं BP से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो हम लिख सकते हैं दे हैव हाई, हाई होगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि वो हार्ड होते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और उनका जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। वाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज दे आर joined by strong forces of attraction, ठीक है। जॉइंट से ज्यादा अच्छा वर्ड हम बॉन्डेड लिख लें, दे आर बॉन्डेड बाय, है ना, क्योंकि हम बॉन्ड से पढ़ रहे हैं, तो दे आर बॉन्डेड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड, large amount of energy is required to overcome these forces, ठीक है, these forces of attraction। क्या ये चीज क्लियर हो गई, क्या ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब हम आते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो राइट डाउन द हेडिंग सॉल्युबिलिटी में हम क्या कह सकते हैं, आर दे सॉल्यूबल इन वाटर, यस दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। तो पहली चीज तो हम लिख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है।
पानी में तो ये घुल जाते हैं, पर क्या ये बाकी के सॉल्वेंट्स जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, उनमें भी घुल जाते हैं? नहीं, दे आर इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। तो इसका ये ए पार्ट है। बी पार्ट हम लिख सकते हैं कि दे आर इनसॉल्युबल इन अदर सॉल्वेंट्स like केरोसिन और पेट्रोल। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? प्रॉपर्टीज में हमने फिजिकल नेचर पढ़ लिया है ना, हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ लिया, और हमने अभी अभी क्या पढ़ा था? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आता है हमारा कंडक्टिविटी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? हाँ, करते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो आयंस होते हैं, और आयंस ही मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट तो प्रोड्यूस होगा। लेकिन वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट करेंगे जब वो मोल्टन स्टेट में होंगे। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये तो बहुत बड़ी एक्सेप्शन हुई है ना। क्यों नहीं करते आयनिक कंपाउंड जो है सॉलिड स्टेट में? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बहुत रिजिड होता है, जिसकी वजह से आयंस जो है फ्री ही नहीं होते मूव करने के लिए। अगर आयंस फ्री ही नहीं होंगे, वो मूवमेंट ही नहीं दिखाएंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेंगे? नहीं कर सकते। जबकि अगर हम उनको मोल्टन स्टेट में लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? हीट की वजह से उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, आयंस फ्री हो जाते हैं और उनकी मूवमेंट होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बार बार रिपीट होता है बोर्ड्स में, तो इसे जरा ठीक से लिखिए, समझिए। ठीक है, तो कंडक्टिविटी में हम क्या लिखेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। क्यों नहीं करते? वाई? इन सॉलिड स्टेट because ions are not free to move as they are joined by strong forces of attraction and have rigid structure ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है? रिजिड होता है। तो ये तो बात रही सॉलिड स्टेट की। अब हम बात करते हैं मोल्टन स्टेट में, है ना। however they conduct electricity in molten state। मोल्टन यानी कि पानी में जैसे वो घुल जाते हैं, या मेल्टेड स्टेट में, है ना, जब वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट because strong forces या इलेक्ट्रोस्टैटिक forces between the ions are overcome due to heat and ions become free to move। और आयंस को क्या मिल जाती है? आज़ादी मिल जाती है। आयंस बिकम फ्री टू मूव and hence conducts electricity। इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस करते हैं। क्या आई होप आपको कंडक्टिविटी भी अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। सॉल्युबिलिटी, कंडक्टिविटी, आई होप अब आपको सारी ही प्रॉपर्टीज जो है आयनिक कंपाउंड्स की क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, है ना। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपसे अगले वीडियो सेशन में हम लोग मिलते हैं, तब तक इसकी अच्छे से रिवीजन करके आइएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जिसमें हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट मेटल्स को डिफरेंट मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं, और इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।